हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और अपने चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं अभी हिंदी आलोचना। और हिंदी आलोचना का जो टॉपिक है मेरे पास DSSB PGT हिंदी वाले स्टूडेंट ने भेजा था और उसी के लिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ। लेकिन ये टॉपिक जो है ये ज़रूरी नहीं है कि DSSB वालों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है हिंदी आलोचना का वो UGC नेट वाले कैंडिडेट के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है और PGT एस्टेट वाले कैंडिडेट के लिए भी। TGT में इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो PGT एस्टेट वाले स्टूडेंट इसे ज़रूर देख लें। साथ ही जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अधिकतर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर हिंदी आलोचना जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बता देती हूँ कि अभी तक जो मैंने क्लास नंबर 1 और 2 में इसके डाल चुकी हूँ। क्लास नंबर 1 में हमने आलोचना क्या है, आलोचना का अर्थ, उसका उद्देश्य, उपयोगिता और उसके भेद, ये सब हमने क्लास नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया था। तो जो भी कैंडिडेट इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है, आलोचना टॉपिक को, तो सबसे पहले वीडियो 1 और 2 जरूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। उसके बाद आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको हिंदी आलोचना के नाम से मैंने और उसके अंदर ब्रैकेट में लिख रखा है DSSB UGC नेट वगैरह, तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर चेक कर ले, सारी जो वीडियोज़ है मैं वहीं पर आप उनको मतलब एक ही जगह पर संग्रहित कर दूंगी। उसके बाद वीडियो नंबर 2 में हमने शुरुआत की थी कि आलोचनात्मक जो पद्धति होती है ना, वो हमने इसके ऊपर चर्चा की थी और स्पेशल हमने आलोचनात्मक पद्धति पढ़ी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो सबसे पहले आप ना 3 शब्दों को ध्यान रखें, आलोचना, समालोचना और समीक्षा। तीनों शब्द एक ही शब्द के पर्याय हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो समीक्षा पद्धति है उसके बारे में पढ़ा, उस समीक्षा पद्धति की विशेषताएं क्या हैं वो पढ़ा। और आज के टॉपिक में क्योंकि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को उठा रखा है, तो आज के इस वीडियो में आचार्य शुक्ल जी की हम आलोचनात्मक रचनाएं पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं हैं, कौन कौन से कृतियों पर आलोचना की रामचंद्र शुक्ल जी ने और फिर कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं लिखी, इस पर पढ़ेंगे। साथ ही जो शुक्ल के युगीन और भी आलोचक हैं उनकी रचनाएं भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है ना आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई भी एक कृति देकर पूछ लेंगे कि किस आलोचक की कृति है, रचना है। वैसे मैं पोस्ट डेली जो टॉपिक पढ़ाती हूँ उसी को कम्युनिटी पर भी लगाती हूँ, तो आप उसे भी जरूर देख लें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के युगीन जो आलोचक हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है श्याम सुंदर दास जी का। और जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये जो श्याम सुंदर दास जी हैं अपना एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करते हैं हिंदी साहित्य के अंदर। और इनकी कृतियों को लेकर प्रश्न भी पूछा जाता है, जैसे कि साहित्य लोचन की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पेपर में पूछी जाती है। तो इनकी जो साहित्यिक आलोचनाएं है ना हर लेखक की, वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी हैं और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती हैं याद करने में। तो लेकिन आप उन्हें याद कर लें, क्योंकि एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है आलोचनात्मक, UGC नेट में भी पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के युगीन जो आलोचक हैं वो आलोचक कौन कौन है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी। एक छोटी सी वीडियो रहेगी, आप अपने नोट्स बना ले, उसमें अपने कॉपी पेन लेकर बैठें और उसमें इन्हें नोट डाउन कर लें। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी आलोचनात्मक पद्धति को लेकर, आज ठीक है, आलोचनात्मक जो उनकी शैली है उसको लेकर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है जहां से परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं, तो वो सीधे तौर पर आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे। इस तरीके के प्रश्न जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो श्याम सुंदर दास जी की रचनाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। और ये रचनाएं सामान्य रचनाएं नहीं हैं, ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। तो श्याम सुंदर दास जी की पहली रचना का नाम है जो आलोचनात्मक कृति है। आलोचनात्मक कृति का होता है कि किसी भी रचना को लेकर उसके गुण और दोष दोनों पर बराबर प्रकाश डालना, उसका विवेचन करना, उसकी समीक्षा करना ही क्या कहलाता है, आलोचना कहलाता है। तो साहित्य लोचन,
साहित्य लोचन किसकी रचना है? आलोचनात्मक रचना है श्याम सुंदर दास की। कब प्रकाशित हुई? 1922 में। भाषा और विज्ञान को लेकर भी इन्होंने एक आलोचनात्मक कृति लिखी, भाषा और विज्ञान नाम से भी। हिंदी भाषा का विकास, इस पर भी इन्होंने, ये भी इनकी आलोचनात्मक कृति है। हिंदी भाषा और साहित्य, फिर मैं आपको याद करने की भी ट्रिक बताऊंगी। रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, भारतीय नाट्य शास्त्र, गोस्वामी तुलसीदास। अब देखो इनको याद करने का तरीका क्या है कि वैसे तो बहुत सारी आलोचनात्मक रचनाएं, जब मैंने यूजीसी नेट की तैयारी की थी तो मुझे भी ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले देखो साहित्य लोचन, सबसे पहले ही इन्होंने प्रकाश डाला किसके ऊपर? साहित्य के ऊपर, और आलोचनात्मक कृति लिखी साहित्य लोचन। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसी के अंदर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? आलोचना नामक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो श्याम सुंदर दास जी की पहली आलोचनात्मक कृति है साहित्य लोचन, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आप याद करेंगे भाषा, भाषा विज्ञान। अब आप ये देखें कि भाषा को लेकर इन्होंने 4 रचनाएं लिखी हैं। एक भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, और भाषा और रहस्य, भाषा रहस्य। तो देखो ये 4 रचनाएं आपको भाषा के नाम से याद रखनी है। पहली है आपकी साहित्य लोचन, उसके बाद आता है भाषा विज्ञान। फिर आप बताओगे, पहले तो श्याम, ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको कि श्याम सुंदर दास जी ने पहले तो भाषा विज्ञान के बारे में बताया, फिर हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताया, फिर हिंदी भाषा का साहित्य के अंदर क्या है, ये मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, एक सीक्वेंस से बता रही हूँ, ताकि सीक्वेंस में ही आपको रचनाएं याद हो जाएं। हो सकता है इनको क्रम से भी व्यवस्थित करने के लिए पेपर में पूछ लिया जाए। तो सबसे पहली रचना है साहित्य लोचन, उसके बाद भाषा और विज्ञान पर प्रकाश डाला, फिर हिंदी भाषा का विकास, फिर हिंदी भाषा और साहित्य, उसके बाद है भाषा रहस्य, फिर अंत में भाषा के रहस्य को बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लें। उसके बाद एक 3 अलग रचनाएं हैं, जैसे कि साहित्य लोचन है, भारतीय नाट्य शास्त्र है, और गोस्वामी तुलसीदास है। ये 3 इन्होंने और अलग से, भाषा से अलग हटकर 3 आलोचनात्मक रचनाएं लिखी। याद रखना, भारतीय नाट्य शास्त्र, और अकेला नाट्य शास्त्र पूछे तो ये ग्रंथ जो है ना, ये भरत मुनि का है, ऐसे याद रखना है। और भारतीय नाट्य शास्त्र नामक आलोचनात्मक कृति किसकी है? श्याम सुंदर दास की। साथ में इनके सन भी दिए गए हैं, और आप सीक्वेंस से इन्हें याद करें तो सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक इस रचना को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी भी कवि को लेकर कोई आलोचनात्मक कृति नहीं लिखी, केवल गोस्वामी तुलसीदास जी पर ही इन्होंने क्या लिखी है? आलोचनात्मक कृति लिखी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इतना बताने के बाद आपको याद भी आ जाएगा। अब ये श्याम सुंदर दास, उसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो शुक्ल जी की समय सीमा 1884 से लेकर 1941 ईस्वी है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेखक जो है हिंदी साहित्य के अंदर काफ़ी इनका महत्व है, तो इनका सन भी आप याद रखें, कहीं ना कहीं आपको काम भी आ जाएगा। देखो श्याम सुंदर दास जी की अंतिम कृति गोस्वामी तुलसीदास जी थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पहली ही कृति है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली। देखो गोस्वामी तुलसीदास 23 में, तुलसीदास 23, ऐसे याद रख लेना। जायसी, देखो इसको कैसे याद करेंगे, एक बार सारी पढ़ लेते हैं। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा, कविता क्या है, सारी जो रचनाएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 की 8 इतनी महत्वपूर्ण है कि कहीं से भी इनमें से, मतलब किसी भी रचना को लेकर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इनमें से हम किसी भी एक कृति को कम या ज़्यादा नहीं बता सकते, महत्व की दृष्टि से सारे ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद इन्होंने जायसी ग्रंथावली लिखी। जायसी ग्रंथावली के बाद आप याद रखें, जैसे कि सारे ये भक्ति काल के कवि हैं, ध्यान रखना, तुलसीदास, जायसी और भ्रमर गीत सार। भ्रमर ये सूरदास जी ने भी लिखा था भ्रमर गीत, तो उसी को लेकर इन्होंने सार और जोड़ दिया। तो भ्रमर गीत सार के नाम से आपसे रचना पूछे तो ये आलोचनात्मक कृति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इसमें और भंवर दूत आपसे भंवर गीत पूछे तो ये नंददास की है। इस तरीके से ना कन्फ्यूज करने के लिए एग्जाम में ये रचना बहुत बार पूछी जाती है, लेकिन भ्रमर गीत सार
ये जो रचना है ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। 1925 में इसका प्रकाशन हुआ। यूजीसी नेट के सिलेबस में ये विस्तृत रूप से मैंने अपने चैनल पर इसको पढ़ा रखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट की यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर जो 7 है वो मैंने 5 और 6 मैंने कंप्लीट करवा दी और 7वीं मैंने शुरू कर रखी थी, क्योंकि यही सिलेबस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए भी है। तो कौन कौन सी हैं? तुलसीदास, फिर जायसी और भ्रमर गीत सार। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि भक्ति काल से संबंधित हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जब हम पहला ही शुरू में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात कहाँ से हुआ, उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका काफ़ी अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आपको कोई भी बात पढ़नी है तो इसको लेकर ही जो अधिकतर प्रश्न जो है परीक्षाओं में इसको आधार बनाकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक आलोचनात्मक कृति 1929 में लिखी। फिर काव्य से संबंधित है, काव्य में रहस्यवाद क्या है। ठीक है, रहस्यवाद का जिक्र आपने छायावाद के अंदर पढ़ा होगा। तो इन्होंने बताया अपनी इस रचना में कि काव्य में रहस्यवाद है क्या वास्तव में। फिर है रस मीमांसा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको रसवाद के भी ये काफ़ी समर्थक रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो रस मीमांसा, इन्होंने रस पर काफ़ी विवेचन किया, काफ़ी विस्तृत रूप से बता रखा है रस मीमांसा। अगर आप रस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कृति आप पढ़ सकते हैं। और कविता क्या है, ये इनकी आलोचनात्मक रचनाएं याद कैसे रखेंगे? तुलसीदास, जायसी, भ्रमर गीत सार 3। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सभी बच्चों को पता है। फिर काव्य में रहस्यवाद और कविता क्या है, और रस मीमांसा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारी रचनाएं ध्यान रखना, पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। ठीक है, और जैसे कि पेपर में पूछ लिया जाएगा जायसी ग्रंथावली, अधिकतर बच्चे जो है जायसी पर ही टिक कर देते हैं ऑप्शन में, लेकिन जायसी ग्रंथावली जो आलोचनात्मक कृति है इसमें इन्होंने जायसी के बारे में बताया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है ये। बढ़ते हैं आगे, सारे इंपॉर्टेंट है। गुलाब राय, गुलाब राय की भी पूछे, ये सारी महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। गुलाब, और ये सारे रामचंद्र शुक्ल जी के युगीन हैं। नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, कविता क्या है, हिंदी नाट्य विमर्श। अब सिद्धांत और अध्ययन, ये रचना काफ़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। आप चाहे कोई भी पेपर उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो नवरस किसने लिखा? गुलाब राय ने। गुलाब में क्या है? 9 रस हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और गुलाब का अपना सिद्धांत और अपना ही खुद का अध्ययन है। ठीक है, काव्य के रूप, कविता क्या है, हिंदी नाट्य विमर्श, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? गुलाब राय की हैं। उसके बाद आता है पदम लाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी भी भाई पूछी जाती हैं। 2 ही रचना है, विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श। 2 रचनाएं हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। कि विश्व साहित्य के बारे में प्रकाश किसने डाला, दिमाग में रखना, पदम लाल पुन्नालाल ने आलोचनात्मक कृति लिखी। कौन सी? एक तो विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श। ठीक है, ये दोनों याद रखना। उसके बाद आता है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो हैं कौन कौन सी आलोचनात्मक कृतियां हैं? मेरे गीत और कला, इन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा की। देखो, मैंने समीक्षा के भेद बताए थे आपको कि अलग अलग जो लेखक है उसकी समीक्षा करने की जो शैली है, वो पद्धति है, वो अलग अलग है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मेरे गीत और कला, इसके अंदर किस प्रकार की समीक्षा की है? सैद्धांतिक समीक्षा की है। मैंने सैद्धांतिक समीक्षा बताया था, व्यवहारिक समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, प्रभाववादी समस्या, तुलनात्मक समीक्षा। ठीक है, तो ये कैसे, इस रचना में किस प्रकार की समीक्षा है? सैद्धांतिक समीक्षा, जो सिद्धांत निरूपित करती है। उसके बाद रविंद्र, कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध पद, काव्य में रूप और अरूप। तो इनकी ना थोड़ी सी ये 2 जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे गीत और कला, पंत और पल्लव। तो ये रचना अगर पूछ ले तो आप ये सोचेंगे कि हमने तो इस रचना को कहीं पढ़ा ही नहीं। तो पंत और पल्लव जो है ना, सुमित्रानंदन पंत की पल्लव नामक एक रचना है जो छायावादी रचना है। ये सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है और इन दोनों को लेकर इन्होंने आलोचना की है और आलोचना लिखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने।
ठीक है। उसके बाद अगला आता है कृष्ण शंकर शुक्ल। तो इन्होंने कृष्ण शंकर ने केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर यानी कि केशव की काव्य कला पर आलोचनात्मक कृति लिखी और कविवर रत्नाकर, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये आलोचनात्मक कृतियां हैं। उसके बाद आता है, तो अगली वीडियो जब मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आऊं तो तब तक आप ये अपने नोट्स बनाकर रखना और याद भी कर लेना। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे गद्य और पद्य। गद्य और पद्य, अब गद्य के अंदर क्या आता है कि गद्य क्या 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 है और पद्य क्या है, इन दोनों पर दोनों को लेकर आलोचनात्मक कृति लिखी गद्य और पद्य के नाम से। तो गद्य के अंदर जहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता होती है, विचारों का प्रभाव ज़्यादा होता है, उसको ध्यान में रखकर विश्लेषण रूप से विवेचन करते हुए जब कोई रचना लिखी जाती है तो वो गद्य रचना कहलाती है। और पद्य के अंदर काव्य होता है, और काव्य के अंदर तो आपको पता है कि विचारों की, अनुभवों की अनुभूति ज़्यादा महत्व रखती है, ठीक है। तो गद्य और पद्य आप समझ गए होंगे, ये दो शब्द हैं, और गद्य और पद्य नाम से जो आलोचनात्मक कृति लिखी वो सुमित्रा नंदन पंत की है। शिल्प और दर्शन, ये भी इन्हीं की एक कृति है। छायावाद पुनर्मूल्यांकन, ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना। यदि मैं कामायनी लिखता, अब कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है, लेकिन इसी को लेकर आलोचनात्मक एक ग्रंथ लिखा यदि मैं कामायनी लिखता, ये रचना किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। अब इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये बताया कि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी किस प्रकार लिखी, अगर यही कामायनी मैं लिखता तो किस प्रकार से लिखता। तो ये इनके रचना का नाम भी है, यदि मैं कामायनी लिखता। तो ये रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है। आगे नाम आता है रामकुमार वर्मा जी का, और इनकी भी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। रामकुमार वर्मा जी का साहित्य शास्त्र, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद, ठीक है। रामकुमार वर्मा ने 3 आलोचनात्मक कृतियां लिखी, साहित्य शास्त्र, साहित्य समालोचना और कबीर का रहस्यवाद। तो 3 ही रचनाएं हैं, याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। उसके बाद अगला लेखक आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो काव्यांग कौमुदी, और एक नरेश मेहता की है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है व्रत कौमुदी, शायद इन्हीं की है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। लेकिन यहाँ पर कौमुदी क्या है? काव्यांग कौमुदी। काव्यांग कौमुदी को लेकर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये विश्वनाथ प्रसाद जी की आलोचनात्मक कृति है। बिहारी की वाग विभूति, बिहारी वाङ्मय विमर्श और गोस्वाई तुल, इस वाङ्मय शब्द का मतलब होता है साहित्य, इसका मतलब होता है साहित्य। आप शब्दों को अर्थ भी समझने का प्रयास करें तो हर चीज आपको आसान लगेगी। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्यांग कौमुदी, बिहारी के बारे में इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, फिर एक तुलसीदास जी के बारे में लिखी, गोसाई तुलसीदास, और बिहारी की वाग विभूति, मतलब वाक, जो बात कहने की जो तर्क है उस तरीके की, ठीक है, वाक विभूति, और बिहारी वाङ्मय विमर्श, और गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। ये रचनाएं जो हैं ये किसके? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की हैं। अगला आता है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की आलोचनात्मक कृति, और जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। तो ये इतना अभी तक किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी आप इसे कर लेना। अब देखो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को लेकर, जैसे कि सीधे तौर पर ना ये प्रश्न आपको रखे मिलेंगे कि वो काफ़ी इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे लोकमंगल का काव्य, लोकरंजन का काव्य, ये सीधे तौर पर रसवाद को लेकर बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो हम कल की वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट हिंदी आलोचना पढ़ना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से, SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा प्लेटफॉर्म PLATFORM, ये इसकी स्पेलिंग है, यही लिखना है, डैश नहीं है, इकट्ठा लिखना है। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो मैं इस एस्टेट की पढ़ाने लगी हूँ ना, जब से भी मैंने तैयारी करवानी शुरू की है इस 2024 से, मतलब जो एस्टेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, तो सारी वीडियोस मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करती हूँ। साथ ही मैंने SY हिंदी प्लेटफॉर्म ग्रुप
के नाम से मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें मैंने कमेंट्स ऑन छोड़ रखे हैं ताकि आप लोग है ना अपनी क्वेरी यहाँ पर भेज सकें। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक आप भेज सकें। तो ये टॉपिक मेरे पास DSSB की किसी स्टूडेंट ने भेजा था और उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैम हमें ये टॉपिक पढ़ाई। तो भाई ये आप भी अपना इसी तरीके से वहाँ पर क्वेरी भेज सकते हैं। इसका लिंक अगर आपको चाहिए ग्रुप वाले चैनल का तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से जो चैनल है वो तो सर्च करने से ही आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।